36 तोपों की सलामी भारतीय जनता पार्टी और देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को आज मर्यादा की तमाम हदों को लांघ दिया गया। आज राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस के अध्यक्ष यानी नेता विपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे पर देश को डिस्टेबलाइज यानी कि देश को अस्थिर करने का आरोप लगा दिया। याद कीजिएगा दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले टीएमसी के एक सांसद उनकी मिमिक्री कर रहे थे, तब इन्होंने यह तक कह दिया था कि जाटों का अपमान हुआ है। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया था, जबकि राहुल गांधी का उससे कोई लेना देना नहीं था। कल ही उन्होंने विनेश फोगाट पर बहस करवाने से इनकार कर दिया, तब इन्हें जाटों का अपमान नहीं दिखाई दिया। मगर आज जो इन्होंने किया है, मर्यादा की तमाम हदों को पार कर दिया। यही नहीं, समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने भी उन पर अमर्यादित बर्ताव करने का आरोप लगाया। मगर सबसे पहले देखिए संसद के अंदर जो शर्मनाक लम्हा हमने देखा, किस तरह से राज्यसभा के सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे नेता विपक्ष पर देश को अस्थिर करने का आरोप लगा रहे हैं। मैं एक बात समझ सकता हूं कि अगर आप सदन को अस्थिर करने की बात कहें, अगर आप यह कहें कि आप सदन के अंदर अराजकता मचा रहे हैं, मगर देश को अस्थिर करने का आरोप, यानी कि आप कहीं ना कहीं उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो भाजपा के लोग करते हैं, एंटी नेशनल, देश विरोधी। जो व्यक्ति आपको पसंद ना आए, जिसके सवाल पसंद ना आए, उसे देश विरोधी बता दो। निहायत ही शर्मनाक लम्हा था दोस्तों, मैं चाहूंगा आप उसे देखें। आज हर राजनीति के शास्त्र के विद्यार्थी को देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के इस 11वें साल में किस तरह से उन पदों पर अब सवालिया निशान उठ रहे हैं जिन पर निष्पक्षता की हम उम्मीद करते हैं। देखिए क्या कहा जगदीप धनखड़ ने। I know you want to destabilize the entire nation. Yes, you are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Khadge, as epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of Constitution. You are doing it. It is lack of decorum, disrespect to democracy, disrespect to Constitution. You are walking away from your obligations. जाहिर सी बात है कांग्रेस इस बात को लेकर नाराज है। जयराम रमेश ने कहा कि नेता विपक्ष का यह अपमान यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। सुनिए जयराम रमेश ने क्या। बड़ा सवाल यह कि अब विपक्ष क्या करने जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति ने बार बार इस बात को प्रमाणित किया है कि उनका बर्ताव सवालों के घेरे में रहा है। लगातार विपक्ष उन पर आरोप लगाता रहा है पक्षपात को लेकर। आज देखिए जया बच्चन के साथ किस तरह से उनकी बातचीत हुई। बार बार जया बच्चन को जिस तरह से वो ताना मारते हैं, जया अमिताभ बच्चन कहकर, और ये बार बार वो दोहराते हैं, जबकि जया बच्चन की अपनी एक पहचान है। देखिए राज्यसभा में क्या हुआ था। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ़ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji. अब स्वाभाविक सी बात है कि जया बच्चन अमिताभ बच्चन तो है नहीं कि हर मुद्दे पर खामोश हो जाते हैं, कुछ कहते नहीं है, डर जाते हैं। ये फायर ब्रांड नेता है। वो सदन के बाहर आई और कहा कि यह महिलाओं का अपमान है और राज्यसभा के सभापति को इस तरह से बात करने का कोई अधिकार नहीं है। सुन, ये बार बार दोहराया जा रहा है। विपक्ष ये बार बार आरोप लगा रहा है कि राज्यसभा के सभापति हों या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, साफ तौर पर विपक्ष के खिलाफ इनका बर्ताव दिख रहा है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों। अटल जी के जमाने में भी लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो शिवसेना से थे।
या फिर भाजपा गठबंधन से थे, मगर विपक्ष ने उन पर ऐसा कभी आरोप नहीं लगाया। सोमनाथ चैटर्जी जो कि वामपंथी दलों से हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष थे, मगर उन पर ऐसा आरोप किसी ने नहीं लगाया। इनफैक्ट सोमनाथ चैटर्जी कई बार वामपंथी सांसदों से भिड़ते रहते थे, उनसे उनकी बहस होती रहती थी, इस तरह से वो निष्पक्ष हुआ करते थे। मगर ओम बिरला और जगदीप धनखड़, इनके बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर। याद कीजिएगा कल क्या हुआ था दोस्तों। कल रोते हुए उठकर चले गए, क्योंकि उनका यह कहना था कि उन पर जो हमला हो रहा है वो राज्यसभा के सभापति के पद पर हमला है। सुनिए कल क्या हुआ था। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेता भी इस सदन के सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से जा रहा हूं। क्या जगदीप धनखड़ ये बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वो नेता विपक्ष को देश को अस्थिर करना वाला बता रहे हैं? जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और जब विपक्ष उस पर चर्चा करना चाहता है, तब आप खड़े हो जाते हैं। आप ये कहते नहीं, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। आप सभा के अंदर खुलकर आरएसएस को एक महान संस्था बताते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक व्यक्ति ने यही कह दिया तो निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। याद है कि नहीं आपको आरएसएस की किस तरह से बड़ाई कर रहे थे माननीय राज्यसभा के सभापति? सुनिए। राष्ट्रीय हित में कार्य कर रही है, देश और दुनिया में प्रमाणित लोग हैं, देश के लिए योगदान दे रहे हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आज के दिन उनमें योग्यता देख सकते हैं आप। दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। प्लीज कंटिन्यू। यह बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है। आपको याद होगा किस तरह से राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर इसी तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कटघरे में रखा था कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो उनसे तो आप झुककर उन्हें नमस्कार करते हैं, मगर मुझसे जब आप नमस्कार करते हैं तो आपकी रीढ़ सीधी होती है। याद है कि नहीं आपको? राहुल ने उसी तरह से कहा था कि जब भी मैं कोई तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं तो कैमरा मुझसे हट जाता है। कल ही निशिकांत दुबे ने प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में एक झूठ कहा था, और वो झूठ क्या था? वो झूठ ये था कि प्रियंका गांधी वाड्रा मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब केसी वेणुगोपाल उस बात का जवाब दे रहे थे तो कैमरा लगातार ओम बिरला पर था। यानी कि जब नेता विपक्ष कोई सवाल उठाते हैं तो कैमरा हट जाता है उनसे, माइक ऑफ कर दिए जाते हैं और फिर यह कहते हैं कि हमारा कोई काम नहीं है। लगातार विपक्ष इन्हें कटघरे में रख रहा है, इन्हें एक्सपोज कर रहा है। याद कीजिएगा राहुल गांधी ने किस तरह से नमस्कार वाले मुद्दे पर एक्सपोज किया था। There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla.
When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. फिर याद कीजिए किस तरह से अभिषेक बैनर्जी ने इन्हें एक्सपोज किया था जब वो नोटबंदी का मुद्दा उठा रहे थे, और तब ओम बिरला साहब ने ताना दिया था कि भाई 2019 का चुनावी नतीजा आ गया, यानी कि चूंकि 2019 में बीजेपी को चुन लिया गया, इसलिए 2016 के मुद्दे के कोई मायने नहीं है। जबकि आप और हम सब जानते हैं कि नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। तब अभिषेक बैनर्जी ने पलटकर कहा था कि ओम बिरला साहब, आपको नोटबंदी पर आपत्ति है, मगर 50 साल पहले की इमरजेंसी के बारे में जब चर्चा होती है तब आपको कोई आपत्ति नहीं होती है। देखिए अभिषेक बैनर्जी ने उन्हें कैसे कटघरे में रखा था। So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 101.93% and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य, for प्लीज। tragedy. माननीय Sir, सदस्य, T for tragedy. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। सर जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। डी फॉर ट्रेजेडी। यह बार बार हो रहा है, दोनों सवालों के घेरे में है, चाहे ओम बिरला हो चाहे जगदीप धनखड़ हो। जहां तक जगदीप धनखड़ की बात है दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब ये पश्चिम बंगाल की राज्यपाल हुआ करते थे तब ये भाजपा के नेताओं से कहीं ज्यादा सक्रिय थे, अक्सर जमीन पर उतर जाते थे और उनके हाव भाव बिल्कुल किसी भाजपा के नेता या कार्यकर्ता के होते थे, लगातार भिड़ते रहते थे, क्योंकि राज्यपाल के पद की एक गरिमा होती है। मगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, किसी कार्यकर्ता के अंदाज में वो जमीन पर उतर जाया करते थे, अपनी बात कहते थे और उस वक्त भी लगातार भिड़ते रहते थे। और जब उनकी भिड़ंत होती थी तो वो संवाद एक राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच नहीं होता था, ऐसा लग रहा होता था कि वो संवाद किसी मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता के बीच में हो रहा है। यही हो रहा था दोस्तों, और यही होना था जब राज्यसभा में बारी आई। याद कीजिएगा दोस्तों, किस तरह से राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया था, और आज भी देखिएगा भाजपा ने उनका समर्थन किया है, विपक्ष की हरकत को शर्मनाक बताया है। आप देखिएगा किस तरह से वो जेपी नड्डा का स्वागत करते हैं, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, कहने को ये जो पद है सत्ता पक्ष के नेता से ऊपर है, फिर भी हाव भाव देखिए और फर्क देखिए किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में वो ये कहते हैं कि वो देश को अस्थिर कर रहे हैं, और किस तरह से जेपी नड्डा का स्वागत किया जाता है। भाजपा ने किस तरह से प्रहार किया मल्लिकार्जुन खड़गे पर, आइए सुनते हैं। लीडर ऑफ द हाउस, नो लीडर ऑफ द हाउस। सभापति जी, आपसे क्षमा चाहता हूं कि मुझे प्रश्नोत्तर था, इसलिए मैं लोकसभा I must appreciate the gesture because I got a written communication of preoccupation of the leader of the house in the House of the People. I got that communication, sir. तो इस कारण से मैं यहाँ उपस्थित नहीं था, लेकिन जो मैंने आने के बाद देखा यहाँ और जो आपने कहा है, मैं ये कहता हूँ कि जो आपने कहा वो उसके साथ
नहीं सिर्फ सत्ताधारी दल बल्कि पूरा देश आपकी बात के साथ खड़ा है। और जिस तरीके का व्यवहार उस तरफ से हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है और वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। मुझे बड़े स्पष्ट दिख रहा है कि वह राजनीति में धरातल पर स्तर से इतने नीचे आ गए हैं कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे और देश में वह विघटनकारी शक्तियां जो देश को खंडित करना चाहती हैं। तो देखा आपने, यही हो रहा है सब तरफ। अब आप मुझे बताइए, कल मछुआरे राहुल गांधी से मिलने आए, क्या आप जानते हैं उन मछुआरों को सदन में आने नहीं दिया गया? याद कीजिएगा, जब किसान मिलने आए थे कितनी मुश्किल से उन्होंने प्रवेश किया था। और तब भी याद कीजिएगा ओम बिरला साहब ने क्या कहा था। ओम बिरला साहब ने कहा था कि सदन के अंदर सिर्फ सांसदों को कहने का अधिकार है। तब ओम बिरला साहब ये भूल गए थे कि इसी सदन में बाहर अभिनेत्रियां, मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स अपनी फिल्म को प्रमोट करने आए थे। तमन्ना भाटिया से लेकर कंगना रनौत से लेकर डॉली से लेकर तमाम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, दिव्या दत्ता, भूमि पेडनेकर, सभी लोग आए थे और उसमें कोई गलत नहीं है। मगर हां, मछुआरों को अंदर नहीं आने दिया गया। किसानों को तो इजाजत मिल गई मगर मछुआरों को कल अंदर आने नहीं दिया गया। क्यों? क्या मछुआरे इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या मछुआरे भी देश को अस्थिर कर रहे हैं, जो आरोप राज्यसभा के सभापति ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगाया? यह बड़ा मुद्दा है भाई, और इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि आखिर क्यों मछुआरों को अंदर नहीं आने दिया गया। देखिए राहुल गांधी किस तरह से उनसे संवाद कर रहे हैं। अब बताइए, क्या लोकसभा के अध्यक्ष बताएंगे कि इन मछुआरों को क्यों अंदर नहीं आने दिया गया? क्यों शर्तों के साथ किसान अंदर आए? और क्यों अभिनेत्रियों के आने पर कोई पाबंदी नहीं है? ये दोहरे मापदंड क्यों? मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, दोनों को मेरे मंच पर आए, मेरे इन सवालों का जवाब दें जो मैं लगातार अपने कार्यक्रम में उठा रहा हूं। ये वाजिब सवाल हैं, आपकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है जो बहुत शर्मनाक है। आजाद भारत के इतिहास में सदन में ऐसा नहीं हुआ है, मगर अब हो रहा है। संगोल युग है ना, नई संसद है जहां पानी टपकता है और टपकते पानी को आपको एक बाल्टी में, एक प्लास्टिक की बाल्टी में भरना पड़ता है। यह हालत है नई संसद की। आज दिक्कत सिर्फ इमारत से नहीं है, मगर उस इमारत में जिस तरह की विचारधारा भरी जा रही है और उस इमारत में जिस तरह की राजनीतिक सोच सामने आ रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी, पिछली बार याद कीजिएगा, उस वक्त वो नेता विपक्ष नहीं थे, उनके भाषण को 19 जगह से नोच दिया जाता है। इस बार भी याद कीजिएगा, जब वो भाजपा और आरएसएस को हिंसक विचारधारा वाला बता रहे थे तो उसे प्रोसीडिंग से हटा दिया गया था। याद है राहुल गांधी ने क्या कहा था? सुनिए। आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। मगर दूसरी तरफ निशिकांत दुबे कुछ भी बोल सकता है। यह व्यक्ति प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में झूठ बोलता है, मेरे बारे में सदन में झूठ बोलता है, पत्रकार रोहिणी और स्वाति के बारे में झूठ बोलता है, लगातार बोलता है, बार बार बोलता है। सबसे दिलचस्प बात, जब इसने मेरे, रोहिणी और स्वाति के बारे में झूठ कहा था तब उसे प्रोसीडिंग से हटा दिया गया था, मगर रहस्यमय तरीके से वो दोबारा रिकॉर्ड पर आ गए। शर्म इनको मगर आती नहीं। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस तमाशे को देख रहे हैं। राज्यसभा सभापति को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सत्ता पक्ष से कोई भी कुछ कहता रहे। पीयूष गोयल कुछ भी अनर्गल कह सकते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। मगर
नेता विपक्ष को आप देश को अस्थिर करने वाले बता रहे हैं। हाउ शॉकिंग दैट इज। मगर ये महज ट्रेलर है दोस्तों, आने वाले दिनों में देखिएगा किस तरह से सदन के अंदर और ज्यादा खटास सामने उभर कर आती है। मगर वही अहम सवाल, क्या विपक्ष इसे बर्दाश्त करेगी? क्या वो अपनी तरफ से वो तमाम कार्रवाइयां करेगी जो उसका अधिकार है? यह सवाल हम सबके जहन में दोस्तों। इंतजार कीजिए, मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।